Hello, good afternoon, student. Today we study about tall, stature and acromegaly. Acromegaly या फिर tall stature. Acromegaly का टर्म जो है यहाँ पे ज्यादा जरूरत से ज्यादा हाइट का बढ़ जाना बच्चों में, उसको हमने टर्म दिया है एक्रोमेगेली. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं डेफिनेशन में कि एक्रोमेगेली होता क्या है. सो लेट्स बिगिन. इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिलेड प्यूबर्टी और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में बताया था, जिसमें दो तरह की प्यूबर्टीज को हमने देखा था बच्चों में, है ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों में देखा था. हम ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में भी पढ़ रहे हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो एक्रोमेगाली क्या होता है? इट इज एन एक्सेस सिक्रीशन ऑफ GH इन चिल्ड्रन. GH यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन को कहा गया है. GH इन चिल्ड्रन is usually by the anterior lobe of the pituitary gland, result in a somatic overgrowth or giantism, where hypersecretion of hormone occur after the fusion of skeletal epiphysis. It causes acromegaly. यहाँ पे क्या है? स्केलेटल एपिफाइसिस हो रहा है, जिसको एक्रोमेगेली कहा गया है. ठीक है, so यहाँ पे giantism, the hypersecretion of hormone occur after the fusion of skeletal epiphysis. It causes acromegaly. अब आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी बोन्स होती है उसमें उसमें जो उसका जो इनलार्जमेंट होता है, डायफाइसिस और एपिफाइसिस. एपिफाइसिस उसका नीचे का पोर्शन होता है जहां से स्केलेटल मसल जो है, वो स्केलेटल बोन जो होती है वो क्या होती है, ग्रो करती है. तो उसका बढ़ना, ठीक है, फ्यूजन हो जाना उस GH हार्मोन की वजह से, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगेली. अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. द चाइल्ड इज टॉलर देन हिज और हर पियर्स. यहाँ पे जो एक्चुअल में जो उसकी हाइट है उससे भी ज्यादा लंबे हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगेली. यहाँ पे पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हैंड, फीट, मैंडिबल आर लार्ज. यहाँ पे जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गए, मैंडिबल हो गया, ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो जाता है. फीचर्स यहाँ पे क्रॉसर और प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है इसमें? जॉ और थिक स्किन हो जाना, सबक्यूटेनियस टिश्यू, डोर्सल काइफोसिस हो जाना, क्योंकि लंबे हो जाते हैं तो वो झुक के इस तरीके से खड़े होते हैं, है ना. और फिर एनलार्जमेंट ऑफ टंग, बुशी ईयर, ब्रोज, आईब्रोज. बुशी आईब्रोज होती है. बुशी आईब्रोज मतलब कि बहुत ज्यादा बहुत सारे घने घने आईब्रो हो जाती है. ठीक है, फिर यहाँ पे आता है मसल वीकनेस. मसल वीकनेस होती है, बोनी कार्टिलेज ओवरग्रोथ हो जाते हैं, कार्डियो मोनोपैथिस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होता है स्किन में. ठीक है, फिर डिफ्यूज नोब्यूलर गोइटर हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, मे बी प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, में लीड टू हाइपोगोनाडिज्म भी हो सकता है, और डायबिटीज मेलाइटिस, हेडेक, ऑप्टिक और एर्थ्रोपी भी हो सकती है, एक्सटर्नल ऑप्थेल्म गेलिया पेगेलिया भी हो सकता है. ये सारे उनमें, ये सारी डिजीज होने के, जो एक्रोमेगैली वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ये सारी डिजीज होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में. तो जैसे पेरी आइडिकल ग्रोथ होती है तो इसमें ग्रोथ असेसमेंट देखते हैं, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, सिटी स्कैन या MRI होती है वो देखते हैं. ठीक है, GH लेवल देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन का लेवल देखते हैं कि एलिवेटेड तो नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं है, सिक्रेशन ऑफ ACTH2 और TSH. TH और TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनो कॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन. ठीक है, ACTH
का मतलब होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है ल्यूसिनेटिंग हार्मोन, और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इम्पेयर्ड हो सकते हैं। फिर बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है? पार्शियल और कंप्लीटली देखने को मिलता है, जिसमें रिसेक्शन मतलब पार्शियल और कंप्लीट में रिसेक्शन ऑफ प्यूबर्टी एब्डोमेन इंडिकेट करता है, और एविडेंस ऑफ द रेज्ड इंट्रा क्रेनियल टेंशन भी देखने को मिलता है इसमें। फिर तो इन सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है। फिर कन्वेंशनल हाई वोल्टेज रेडियोग्राफी से इनको मैनेज कर सकते हैं, इसका प्रोग्नोसिस हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के से भी इसको मैनेज किया जाता है। फिर आता है ब्रोमो क्रिप्टाइन एडोमाइन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे 16 to 20 mg पर डे टैबलेट देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ एक्रोमेगैली इट लोअरिंग द लेवल ऑफ GH। इससे क्या होगा? उनका जो ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और ट्यूमर के साइज में हो जाएगा, तो उतना ही निकलेगा, एक मसे के बराबर, ट्यूमर के मास के बराबर ही रिलीज होगा, ठीक है। रिड्यूस होकर वो उतना ही हो जाएगा जिससे वो कम रिलीज हो, ठीक है। सो दैट इज acromegaly. Now we study about the next topic, that is gynecomastia, ठीक है। गायनेकोमेस्टेशिया। अब गायनेकोमेस्टेशिया की कंडीशन ये होता है मेल्स में देखने को मिलता है। इट इज डिफाइंड एज एबनॉर्मली लार्ज ऑफ मेमोरी टिश्यू इन मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगना, दैट इज नोन एज गायनेकोमेस्टेशिया, ठीक है। इसका कितना बढ़ता है? वो 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ऑफन सिक्रेटिंग मिल्क, पर वहां पे मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इंसिडेंस कितना होता है? अकरिंग इन 1/3 ऑफ एडोलेसेंट बॉय इन अर्ली प्यूबर्टी। किसमें देखने को मिलता है? ये एडोलेसेंट बॉय में अर्ली प्यूबर्टी के टाइम पे। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पैल्पेबल डेवलपमेंट होगा ब्रेस्ट का बॉयज में, ठीक है। कॉज क्या करेगा? इट कॉजेज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। इसकी वजह से होता है ये, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। इट इज ट्रांजिस्टेंट टू रिजॉल्व द 2 years. It may be large and persistent, और वांटरिंग प्लास्टिक सर्जरी, या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की वजह से चाइल्ड रिड्यूस एंजाइटी और स्ट्रेस, एडवाइस कंसल्टेशन एंड डॉक्टर। ये कैसे मैनेज किया जा सकता है? 2 साल में ये इसका ट्रांजिशन रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी करवा कर भी वो जो गायनेकोमेस्टिशिया की जो भी प्रॉब्लम है उसको, जो ब्रेस्ट है उसको कटवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमको क्या करना है? बच्चे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और उसकी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्ने। एक्ने एक्ने पढ़ेंगे हम। एक्ने के बाद हमारा एमेनोरिया रहेगा, डिसएमेनोरिया रहेगा, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज रहेंगे, एक्सीडेंट रहेगा, सपोर्ट और इंजरीज, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया, ओबेसिटी। विद इन 2 days में हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे जंप करेंगे, ओके। Okay, so let's talk about acne. Now, what is acne? Acne may be defined as a
pelomorphic eruption usually seen on the face and trunk and rarely on arms, legs and buttocks. एक्ने क्या है? ये एक्ने pelomorphic eruption है, ठीक है, जिसमें ट्रंक और आर्म्स और लेग और बटक में देखने को मिलता है. It is most commonly occur during adolescence, but rare variety may occur during early infancy and persistent for 1 to 5 years. यहाँ पर क्या है? ये ज्यादातर हमको एडोलेसेंट के टाइम पे, मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे देखने को मिलते हैं एक्ने, है ना. जैसे बॉयज को भी और गर्ल्स को भी, कुछ लड़कियों को भी एक्ने होते हैं. पीठ पर होंगे या फिर ट्रंक पर होंगे. ट्रंक एरिया इन द सेंस कि हमारा जो एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, उसको हम ट्रंक कहते हैं. आर्म्स में, लेग्स पे, बटक्स पे, ठीक है, देखने को मिलेगा. अब ये इन्फेंसी में भी देखने को मिलता है, एज वेल एज ये 5 इयर्स तक जो बच्चे, उनको भी कुछ हद तक देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज इटियोलॉजी. इटियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों कंबाइंड है इसमें, तो आप समझिएगा. इन एक्ने अर्ली लेजन्स आर white heads and black heads, commandants which seen to 2 or 3 years before the development of classic sign of acne. एक्ने जब भी होता है तो उसके पहले व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होंगे, उसके बाद फिर 2 से 3, अगर उसको बार बार हम छेड़ेंगे तो वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. These commandants infected the staphylococcal epidermal or Pronopilon bacterium acnes, which develop papules or pustules. देखो, जो ये जो आने वाले जो एक्नेस है, जिसको हम कमडंस कहते हैं, ठीक है, वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से, या फिर प्रोपोपिलन बैक्टीरियम एक्नीज की वजह से ये एक्ने होते हैं, ठीक है, जिसमें पॉप्यूल्स और पस्ट्यूल्स बनते हैं. पॉप्यूल्स इन द सेंस की जो पीप वाले एक्ने बनते हैं ना, जिसको हम बर्स्ट करते हैं, उनका जो मुंह आता है, जो जब हम फोड़ते हैं उनको, तो मुंह जो आता है, दैट इज पेस्ट्यूल्स, ठीक है. तो पैप्यूल्स और पेस्ट्यूल्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. सो डिपर लेजन्स में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नोब्यूलर सिस्ट रिजल्टिंग इन स्कारनिंग. अगर वो एक्ने लेजन डीपर हो हमारे स्किन में, तो वो क्या बन जाते हैं? नोब्यूलर सिस्ट के फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है. फिर आता है वो स्कार करते हैं, ठीक है, स्कार. फिर अगर हम ज्यादा छेड़ेंगे तो वो एक घाव के जैसे हमारे पे निशान छोड़ देते हैं, ठीक है. फिर आता है इन चिल्ड्रन विथ एक्ने हैव अ ग्रीसी स्कैल्प और डैंड्रफ और सोबिनेरिया की वजह से. बच्चों में ये चीज इसीलिए होती है क्योंकि या तो उनका ग्रीसी स्कैल्प होता है इस वजह से, या फिर उनको डैंड्रफ हो जाता है इस वजह से, या फिर सोबेरिया की कंडीशन होती है जिसमें एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है हेड में, ठीक है. ड्राइनेस होने के कारण जो डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ की वजह से वो एक्ने होते हैं, ठीक है. तो फिर आप नेक्स्ट इसका इटियोलॉजी है. एक्ने लेजन्स आर लेटर ऑन अपीयर टू द फॉरहेड. फिर ये कहाँ देखने को मिलते हैं? एक्ने लेजन्स हमारे फॉरहेड पे, टेम्पल्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लेनेलॉइल, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली और सम वेजिटेबल ऑयल एंड केमिकल. दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप कमडंस. ये क्या करते हैं? जो वैसलीन, पेट्रोलियम जेली और लैनेलॉइड्स जो होते हैं या वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके केमिकल की वजह से हमको ब्लैक हेड्स होते हैं और व्हाइट हेड्स होते हैं. उसके बाद फिर वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज कॉजेज. कॉजेज क्या है? Acne occur due to the increased production of sebum at the result of the organ hypersensitivity to the androgen. यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन किसका? सीबम का. सीबम कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हमारे हेयर्स में जो ऑयली टेक्सचर आता है बाल धोने के बाद भी,
वो इसी सीबम की वजह से आता है कि हमारी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां पे ऑयल आने लगता है, ठीक है, ऑयल आने लगता है, ऑयल का प्रोड्यूस होने लगता है, तो छोटे छोटे हमारे जो डैंड्रफ की वजह से जो एक बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, उस सीबम को सक कर लेते हैं, खा लेते हैं, और उस सीबम को खाने से भी डैंड्रफ बढ़ता है। डैंड्रफ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इनकी वजह से वो खा लेते हैं, और फिर जब वो अपना एक्सक्रीट आउट करते हैं, अपना एक्सक्रीटा एक्सक्रीट आउट करते हैं, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डैंड्रफ। और फिर उसी से धीरे धीरे करके लाइसेस होते हैं, पेडिक्लोसिस होते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर जो ये सीबम है, सीबम कैसे प्रोड्यूस होता है, सीबम हमारे हेयर फॉलिकल्स में से जो ऑयली टेक्सचर निकलता है, दैट इज कॉल्ड सीबम। तो अगर किसी के सर में एक्सेसिव सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस अगर वो हाइपर सेंसिटिविटी है उसका ऑर्गन, तो उस कंडीशन में उसको एक्ने ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर आता है सम लिपिड्स प्रेजेंट इन द सीबम व्हिच कॉज इरिटेंट डर्मेटाइटिस। अब सीबम में कुछ ऐसे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इरिटेंट डर्मेटाइटिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ कमडन्स आर आल्सो डेवलप्ड ड्यू टू द लैक ऑफ लाइनोनिक एसिड स्किन सरफेस लिपिड। जो लाइनोनिक एसिड क्या होता है, हमारे स्किन के सरफेस में होता है, ठीक है। अगर उसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी हमको कील मुहासे होते हैं, ठीक है। फिर आता है ड्यू टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल एपिडर्मिस और पी एक्नेस, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बताया था, प्रोपोपुलेंट बैक्टीरियम एक्नीज इसका नाम है, तो वहाँ पे पी एक्नीज उन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। सो यहाँ पे ये डेवलप करते हैं और इन्फ्लामेशन करते हैं, ठीक है। अपना जो पिंपल है वो पिंपल है जो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, उतनी जगह पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, और फिर वो कमडन्स मतलब वो उभर कर दिखने लगता है, ठीक है। किसकी वजह से, इन दो तरह के बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। इसलिए हमारे एक्नेज में कभी भी ज्यादा हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके वो बैक्टीरिया की वजह से वो उभर कर दिखने लगता है। नेक्स्ट इज देयर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ एक्ने सच एज एक्ने वुल्गारिस, एक्ने अल्ट्रेशिया, एक्ने स्पाइलेटिशिया, एक्ने टेलेंगी पोटेट्स और एक्ने रोशिया, नियोनाटम, एक्ने कैट्रोशिया, एक्ने सिलेरी, एक्ने एट्रोफेशिया। सो यहाँ पे इतने टाइप्स की वैरायटी होती हैं एक्नेस की, ठीक है। एक्ने वल्गैरिस में बहुत एक्सेसिव एक्ने होता है, एकदम फूला हुआ मुंह दिखता है, जिसमें नोज पे, अपने आईज के अंडर आई जो पैचेस होते हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये सारे आपको मेडिकल सर्जिकल में मैंने पढ़ाए हैं, उसमें आपको ये एक्ने वल्गैरिस से लेके सारे सभी प्रकार के एक्ने के बारे में मैंने बताया, तो उसमें आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट गिव द फिजियोलॉजिकल सपोर्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन एंड टू इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर हमको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्ने दिखते हैं तो हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। Next is advise the adolescent to not use commercial advertised medicine, cream, face pack, etc. कोई भी एडोलेसेंस हमेशा एडवाइस करना है उनको कि कभी भी किसी कमर्शियली एडवाइस मेडिसिन जो हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं उनका उपयोग ना करें, ऐसे क्रीम और फेस पैक्स का भी उपयोग ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ एडोलेसेंट की एज में ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। फिर आता है इन्फेक्शंस ऑफ कॉम्डम्स शुड बी मैनेज्ड विद टॉपिकल एप्लीकेशन लाइक क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्राग्लिसरीन क्रीम्स। तो यहाँ पे जो कॉम्डम्स है उसको मैनेज किया जा सकता है क्लिंडामाइसिन से, एरिथ्रोमाइसिन से और टेट्रासाइक्लिन क्रीम से। नेक्स्ट इज पोलोपोप्लीन्स बैक्टीरियम एक्नीज जो होता है वो उसके कॉम्डम्स रिड्यूस हो जाते हैं बेंजाइल प्रोक्साइड जेल क्रीम से,
2.5 to 5% और 10% अगर इसे यूज करें तो। नेक्स्ट इज लोकल एप्लीकेशन ऑफ रेटिनोइक acid reduce the number of non-inflamed lesion like polypapules bacterium P. acnes count। यहाँ पे जो रेटिनोइक एसिड है वो नॉन इन्फ्लाम्ड एक्नेस कॉज कर को रिड्यूस कर देता है ना, जो जिसका जो किसकी वजह से होते हैं, पी एक्नीज काउंट की वजह से। फिर आता है आइसोटेरेटोनिन in a dose of 0.5 to 1.0 mg per kg of body weight per day orally period of month reduce the number of acne in 80 to 90% of the patient को अगर हम आइसोटोनिन दे कितने डोज में 0.5 to 1 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देना 4 महीने तक, तो उसमें 80 to 90% ऑफ एक्ने है वो क्या हो जाए, पेशेंट को नहीं होंगे, इसका ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट विद अल्ट्रावायलेट लाइट कोल्ड वाटर एंड आल्सो हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ एक्ने। ठंडे पानी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूड राउंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपन एंड क्लोज द कमडम्स, निडल एस्पिरेशन ऑफ द नोड्यूल सिस्ट लेजन। अगर नोड्यूल सिस्ट लेजन मतलब पीप वाले मुहासे हुए हैं तो उनको भी हम निडल सर्जिकल मैनेजमेंट में निडल एस्पिरेशन मतलब उनको एस्पिरेट कर सकते हैं, राउंड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्लोज कमडम्स जो है जो ओपन पोर्स हैं उसको भी हम भर सकते हैं। फिर स्टेरॉइड इंजेक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी भी मैनेज कर सकते हैं उनके स्कार्स को। सो यहाँ पे हमने एक्ने को खत्म किया। नेक्स्ट इज एमेनोरिया। नेक्स्ट टॉपिक इज एमेनोरिया। तो एमेनोरिया क्या होता है यहाँ पे, एमेनोरिया मे बी डिफाइंड एज एन एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे एमेनोरिया कैसे डिफाइंड है, एब्सेंस या तो टोटली ही एब्सेंस हो जाएगा या फिर एबनॉर्मल चेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन या एबनॉर्मल तरीके से आएगा, मतलब कि कभी आ रहा है कभी नहीं आएगा, या फिर टोटली एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने दो टाइप्स डिवाइडेड हैं, टू मेजर टाइप्स यहाँ पे, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। यहाँ पे प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होगा, एमेनोरिया और मेनार्की डज नॉट अकर एट द एज ऑफ 16। प्राइमरी एमेनोरिया ये 16 इयर्स तक नहीं होता। इसके कॉज क्या है, इट अकर ड्यू टू द क्रोमोसोमल या क्रोमोसोम हार्मोनल और न्यूट्रिशनल या फिर साइकोजेनिक डिसऑर्डर की वजह से ये होता है, जिसमें गोनाडल डाइजेनेसिस या ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें परफोरेटेड हाइमिन की वजह से या हेमेटो कॉपल्स की वजह से, हेमेटोमेट्रियम की वजह से या फिर यूट्राइन एनर्जीज की वजह से या मालफॉर्मेशन की वजह से प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमेनोरिया। इन दिस एमेनोरिया मेंस्ट्रुएशन स्टॉप for more than 3 months after establishment of the regular menstruational cycle। अगर उनकी मेनार्की आ चुकी है और मेंसेस आ चुके हैं तो कुछ समय बाद ये 3 महीने तक अगर स्टॉप हो गया, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो गई तो 3 महीने तक स्टॉप हो गया तो उसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहेंगे। ये डिसऑर्डर हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से या एक्सरसाइज रिलेटेड प्रॉब्लम या पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज की वजह से भी ये सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी, पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से भी, सिस्टिक फाइब्रोसा की वजह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से, मालफॉर्मेशन ऑफ की वजह से, सॉरी माल न्यूट्रिशन की वजह से, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की वजह से, मेडिकेशन लाइक पेनेथाइजीन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से, प्रेगनेंसी जो इम्पोर्टेंट कॉज करती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे आते हैं अब,
तो कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री होती है इसकी, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की, मदर सिस्टर एंड्स की जो भी होती है उनकी कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री ली जाती है, जिससे हमें एग्जैक्ट कॉज पता चले। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, डिटेक्शन होता है एसोसिएटेड प्रॉब्लम का, फिर जेनेटिक कैरोटाइपिंग होती है, क्रोमोसोमल एंटी एबनॉर्मलिटीज चेक किया जाता है, लैब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इसमें हार्मोनल स्टडी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्टडी किया जाता है, एफएसएच और एलएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच लेवल एक्सक्लूडेड होता है, इसमें भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स में आते हैं ये सारे के सारे। फिर आता है एब्डोमिनल यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एक्सरे और प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है अगर सस्पेक्टेड केस है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंक्लूड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर to the child, proper physical exercise to keep the body fit and proper body circulation। मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है, ये प्रॉपर हमको एक्सरसाइज करना पड़ता है जिससे कि बॉडी का सर्कुलेशन हो सके। इन सम केस हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हुई है तो उसमें भी हम कर सकते हैं मैनेजमेंट। रेगुलर कंसल्टेशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट टू रीअश्योर द वेलबींग, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैनेजमेंट होगा। So that's all for today. Tomorrow we'll study about dysmenorrhea and then sexually transmitted diseases, accident, support injuries, juvenile delinquencies, anorexia nervosa, bulimia, obesity. Okay, so 4 topics are remaining. Tomorrow we'll continue, and tomorrow this unit will end it. So we'll start next unit. So thank you class. Thank you for watching this video.